नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे IBPS PO एग्जाम 2017 मेंस के बारे में बात करेंगे। प्री के लिए मैं ऑलरेडी वीडियोज अपलोड कर चुका हूँ, वो देख सकते हैं। पैटर्न क्योंकि मेंस का पूरी तरीके से चेंज हो चुका है, ठीक है। तो मेंस के लिए एक अलग वीडियो बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कि पैटर्न जो चेंज हुआ है उसका इफेक्ट क्या होगा एग्जाम के अंदर, मेरिट पे क्या इफेक्ट होगा उसका, सारी चीज़ें आपको कैसे अपनी स्ट्रेटेजी में चेंजेस करनी चाहिए मेंस की प्रिपरेशन के लिए, तो उस बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। आप देख रहे हैं बैंकर्स पॉइंट। दोस्तों, बैंकर्स पॉइंट के साथ और जुड़ने के लिए आप लोग हमें फेसबुक पे लाइक कर सकते हैं, पेज को लाइक कर सकते हैं, ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको लेटेस्ट न्यूज़, स्टडी मैटर, बाकी सारी चीज़ें मिलती रहती हैं। इस वीडियो में हम लोग मेनली 4 पॉइंट्स के ऊपर बात करने वाले हैं। एग्ज़ाम का नया जो पैटर्न है वो क्या है, ठीक है, उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं। डिटेल सिलेबस मैं आप लोगों को बताऊंगा सारे टॉपिक्स का, ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स का। प्रिपेयर आप लोगों को कैसे करना है और कुछ की पॉइंट्स क्या क्या हैं जो आपकी प्रिपरेशन को और अच्छा बना सकती हैं, उन बारे में अपन लोग बात करने वाले। एक और अनाउंसमेंट था दोस्तों, IBPS PO आ रहा है। PO की वीडियो में बात करें तो IBPS PO और कलर के लिए हमारे पास एक टारगेट बैच चल रहा है हमारी ऑनलाइन कोचिंग के अंदर। ज़्यादा जानकारी के लिए ऊपर दिए गए नंबर और नीचे दी गई वेबसाइट के ऊपर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग टाइम स्ट्रेटेजी, कम टाइम में कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है, बाकी सारी चीज़ों के बारे में बात करते रहते हैं। मेंस तक का पूरा सिलेबस आपको डिटेल के अंदर कवर करवाया जाएगा। दोस्तों, पैटर्न चेंज हुआ है तो पूरा का पूरा जो पैटर्न है वो लगभग SBI जैसा हो गया है। जो SBI PO 2016 और 2017 के अंदर जो पैटर्न था, सेम टू सेम लगभग वहाँ तक पैटर्न जा चुका है, ठीक है। तो उस पैटर्न के हिसाब से आप लोगों को अगर पेपर देखना है तो आप लोग प्रीवियस ईयर के 2016 और 17 का जो SBI PO मेंस था उसका पेपर आप लोग नेट पे सर्च करके देख सकते हैं। उससे आप लोगों को एक आइडिया लग जाएगा कि कैसा पेपर आने वाला है। चेंजेस ये हुए, कंप्यूटर का जो एक अलग सेक्शन आता था 20 मार्क्स का, वो पूरी तरीके से हटा के उसको रीजनिंग के अंदर कंबाइन कर दिया गया। 45 क्वेश्चन रीजनिंग प्लस कंप्यूटर एप्टीट्यूड के पूछे जाएंगे। 60 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, यानी कि हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का नहीं होगा, कुछ क्वेश्चन 2 मार्क्स के भी होंगे। और 60 मिनट में आप लोगों को ये पेपर सोल्व करना होगा। यानी कि आप लोगों के पास प्री की तरह ये चॉइस नहीं है कि आप अपनी मर्जी से टाइम, ये तो टाइम लिमिट वाला काम तो पिछली बार भी हो गया था, लेकिन इस बार सब्जेक्ट्स में चेंज कर दिए गए हैं। उसके बाद जो दूसरा सेक्शन आता है वो जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस आता है। इसमें 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 मार्क्स के आएंगे और 35 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। इंग्लिश की अगर मैं बात करता हूँ तो 35 क्वेश्चन आएंगे, 40 मार्क्स के आएंगे और 40 मिनट में। DI पूरा सेक्शन DI का ही रख दिया गया है यहाँ पे, तो उसमें क्या क्या पूछने की संभावना होगी वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। DI के अंदर देखो दोस्तों, 35 क्वेश्चन आएंगे, 60 मार्क्स के होंगे और 45 मिनट मिलेंगे। यानी कि जो आपका अर्थमेटिक मेंस के अंदर आता था वो अब से नहीं आएगा, DI में ही अर्थमेटिक को यूज़ करेगा। तो ऐसा नहीं आपको अर्थमेटिक तैयार नहीं करना है, आपको अर्थमेटिक भी तैयार करना है, लेकिन उसको वो DI के अंदर ही यूज़ में लेगा। और कुछ क्वेश्चन डाटा सफिशिएंसी के होंगे जिसके अंदर वो अर्थमेटिक आप लोगों से पूछ सकता है, ठीक है। तो पूरा का पूरा मैथ सेक्शन में बहुत ही ज़्यादा चेंजेस हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो चेंज है वो मैथ्स के सेक्शन और कंप्यूटर में मान सकते हैं आप लोग, क्योंकि दोनों सेक्शंस को एकदम से ही अलग कर दिया गया है। इसके अलावा एक एडिशन यहाँ पे हुआ है इंग्लिश लैंग्वेज का, जिसमें आप लोगों को लेटर राइटिंग और ऐसे राइटिंग यहाँ पे लिखनी होगी। उसके बारे में मैंने एक स्पेशल वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है, वहाँ पे आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। 2 क्वेश्चन आएंगे, 25 मार्क्स का होगा, जिसमें से एक लेटर होगा, एक ऐसे होगा, और 30 मिनट आपको मिलेंगे। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल के लिए वो वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने कितने वर्ड लिमिट होती है, जो भी सारी चीज़ें वहाँ पर मैंने बताई हैं। अब बात करते हैं सिलेबस की, ठीक है दोस्तों। ये है 2015 और 16 का सिलेबस, लेकिन इस पे बात करने से अब कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि चेंजेस बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, ठीक है। 2015 में कौन से टॉपिक्स के क्या क्वेश्चन आए थे तो ये एक बार आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीन पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। हम लोग नए पैटर्न पे बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि पुराना पैटर्न अब आना ही नहीं है तो हम लोग क्यों बात करें उसके ऊपर। लेकिन फिर भी एक आइडिया आपको मिलेगा कि पिछली बार क्या होता था और इस बार क्या होने वाला है। 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के आते थे 2015 और 16 के अंदर। तो ये 15 और 16 का एक पैटर्न है कि 15 में क्या क्या पूछा गया था और 16 में क्या क्या पूछा गया था। रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, अब ये जो नया पैटर्न में नया क्या क्या पूछा जा सकता है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये सारा जो बेस्ट हम लोगों ने बनाया है ये SBI PO मेंस के ऊपर बेस्ट बनाया है। यहाँ पे दोस्तों देखिए, सीटिंग अरेंजमेंट और पजल के 23 के आसपास क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर SBI PO के हिसाब से। थोड़ा बहुत बाकी सब यही पैटर्न रहेगा। अल्फ़ाबेटिकल एक सीरीज आती है जो पजल के टाइप में आती है, उसका कोई क्वेश्चन मैं अपलोड कर दूंगा। उसके 3 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, ठीक है। न्यू पैटर्न सिंबल बेस्ड क्वेश्चन, यहाँ पे कुछ सिंबल और नंबर मिला के क्वेश्चन बनाया होता है जिसमें आपको 4 क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं। इनपुट आउटपुट वही टॉपिक है जो पिछली बार भी पूछा जाता था, तो 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लॉजिकल रीजनिंग यानी आर्गुमेंट, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये आप लोगों से कोज इफेक्ट, इनके लगभग 8 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 2 से 5 क्वेश्चन तक, 2 क्वेश्चन नहीं बोलूँगा, यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन भी आ सकते हैं। 2 से 5 क्वेश्चन तक आप लोगों को डाटा सफिशिएंसी पूछी जाएगी।
टोटल 45 क्वेश्चन होंगे। मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन एग्जाम में जाके आप लोगों को एग्जैक्टली पता चलेगा कहाँ पे क्या आने वाला है, लेकिन यहाँ पे ये नया पैटर्न है, आप लोग इसको ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रेटेजी बनाइएगा। अब अपन लोग बात करते हैं क्वांट का सिलेबस। क्वांट का जो सिलेबस था 2015 और 16 में ये था जो आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। आने वाले 2017 में क्या हो सकता है उसके बारे में मैं बात करूंगा। ये पुराना सिलेबस है, इसको आप लोग देख सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। और अभी जो अपने को बात करने में फ़ायदा है वो है नए सिलेबस के बारे में। तो अपन लोग नए सिलेबस के बारे में चलिए बात करते हैं। नया सिलेबस पूरी तरीके से डीआई और हो चुका है, ठीक है। तो डाटा एनालिसिस और डीआई हो गया, ठीक है। न्यू पैटर्न इनइक्वलिटी, ठीक है। न्यू पैटर्न इनइक्वलिटी में क्या होता है, देखो मैं बताता हूँ आपको। अर्थमेटिक के आपको 2 क्वेश्चन दिए होते हैं। अर्थमेटिक जैसे वर्क एंड टाइम का दे दिया, टाइम एंड डिस्टेंस का दे दिया। उन 2 क्वेश्चंस के ऊपर आप लोगों को पूछता है कि ऊपर वाले में जो वैल्यू निकली थी नीचे वाले से बड़ी है छोटी है, यानी कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती थी x ग्रेटर देन y, x लेस देन y, उसको यहाँ पे एक अर्थमेटिक से रिलेट किया गया है, ठीक है। इनइक्वलिटी का जो क्वेश्चन आता था तो वो अर्थमेटिक से रिलेट किया जाता है, यानी कि डीआई टॉपिक पूरा हो चुका है लेकिन अर्थमेटिक की इंपॉर्टेंस अभी भी खत्म नहीं हुई है। ये 5 जो क्वेश्चन है ये आपके अर्थमेटिक के ही मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको अर्थमेटिक क्लियर नहीं है तो आप लोग ये 5 क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसका थोड़ा सा पैटर्न अलग हो गया है, पूछने का तरीका अलग हो गया है। डाटा सफिशिएंसी से 4 क्वेश्चन पूछेंगे, ये भी अर्थमेटिक के ऊपर ही बेस्ड होंगे, यानी कि 9 क्वेश्चन अभी भी अर्थमेटिक पे बेस्ड है, लेकिन पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग हो गया है। डीआई के वही 15 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे, ठीक है। मिसलिनियस एसआई सीआई स्पिन टाइम प्रॉफिट लॉस टाइम एंड वर्क एवरेज, इनके अभी भी 6 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नाम डाटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन है, ठीक है। एसबीआई अभी भी 6 क्वेश्चन पूछ रहा है वहाँ से, तो यही पैटर्न आईबीपीएस हमेशा एसबीआई को फॉलो करता है, ठीक है। तो उस हिसाब से 6 क्वेश्चन ये अलग तरीके से आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, जैसे इनइक्वलिटी में मैंने बताया, ठीक है। बाकी सिंपल क्वेश्चन भी इनके ऊपर बेस्ट पूछे जा सकते हैं। प्रोबेबिलिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आता है। प्रोबेबिलिटी को एक डीआई के रूप में पूछ लेता है वो, ठीक है। 5 क्वेश्चन उसके ऊपर बेस्ड रहता है, एक टेबल रहती है उसमें। जैसे तो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आता है एक बैग में 5 गेंदे 6 गेंदे 8 गेंदे, उनमें से कितनी निकाल सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन आता है। वहाँ प्रोबेबिलिटी में आपको बहुत सारे बैग दे देगा, एक टेबल बना के दे देगा और उसके बाद में उन टेबल में अलग अलग कलर्स की बॉल देगा। तो एक डीआई की तरीके से क्वेश्चन का फॉर्मेशन करेगा। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं इसके लिए सिंपल आप लोग क्या कीजिए, 2017 और 2016 का एसबीआई मेंस का जो पेपर है उसको आप एनालिसिस कर लीजिए, उसको आप लोग देख लीजिए, नेट से डाउनलोड कर लीजिए। उससे आपको एक कन्फर्म आइडिया लग जाएगा कि कैसे डीआई यहाँ पे पूछा जाता है। अगर बात करें इंग्लिश के सिलेबस की तो ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, वही पुराना पैटर्न तो यही देख रहे हैं। लगभग नया पैटर्न भी नियर अबाउट इसी के है, लेकिन कुछ पैटर्न में चेंज हो रहा है यहाँ पे। तो नए पैटर्न की हम लोग बात करेंगे। नए पैटर्न में देखो रीडिंग कंपैरिजन न्यू पैटर्न पे पूछ रहे हैं। न्यू पैटर्न का मीन्स पहले आप लोगों से सिर्फ दिया होता था रीडिंग कंपैरिजन क्वेश्चन पूछता था, ठीक है। इस बार भी रीडिंग कंपैरिजन के अंदर 10 क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन वहाँ पे कई सारी चीज़ें पूछ रहा है आप लोगों से, जैसे कि पूरे रीडिंग कंपैरिजन में से पहले आपको एनोनियम सिनोनियम्स पूछे जाते थे, लेकिन इस बार वो अलग से ही पूछ रहा है एनोनियम सिनोनियम्स। तो इस तरीके से कुछ चेंजेस हो रहे हैं। डबल फिलर 4 आ रहे हैं आपके। आइडेंटिफाई द करंट पैराग्राफ ऑन ए गिवन टॉपिक, यानी कि 4 यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन ऐसे दिए जाते हैं। इसमें क्या होता है कि आप लोगों को 5 ऑप्शन दिए जाते हैं। 5 ऑप्शन में 5 अलग अलग लाइनें दी जाती हैं, अलग अलग कुछ पॉइंट्स लिखे होते हैं। अब आपको ये पता करना होता है कि इन 5 पॉइंट्स में से एक ऐसा पॉइंट कौन सा है जो बाकी 4 से डिफरेंट है, बाकी 4 से रिलेट नहीं करता है। एरर डिटेक्शन के 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वही, ठीक है। पैराजंबल से आपके 1 या 2 क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं। और वो पैराजंबल कैसे पूछा जा रहा है, पैराजंबल ऐसे पूछा जा रहा है कि आप लोगों को वही एक पैटर्न के अंदर आप लोगों को सेट करके ऑप्शंस में दे देगा क्वेश्चंस, और फिर वही पूछेगा कि इनमें से ये जो पैराग्राफ में 5 ऑप्शन है इनमें से एक कौन सा डिफरेंट ऑप्शन है जो इस पैराजंबल के अंदर सेट नहीं होता है, जो इससे डिफरेंट है वो पूछता है। पैटर्न आपको यहाँ से थोड़ा समझ में नहीं आएगा, आपको पेपर एक बार देखना पड़ेगा, या तो मैं दिखा दूंगा आने वाले टाइम में कभी भी जब भी टाइम मिलेगा प्री के बाद में, ठीक है। एक यहाँ पे फ्रेजर रिप्लेसमेंट के 5 क्वेश्चन और एडिशन किए गए, यानी कि 35 क्वेश्चन आएंगे। पेपर का लेवल थोड़ा डिफिकल्ट आएगा क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन कम है, टाइम ज़्यादा दिया गया है। इसका मतलब सिंपल यही है कि आप लोगों से क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा ऊपर करके ही पूछा जाएगा। डेस्क्रिप्टिव टेस्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे 25 मार्क्स का डेस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है, ठीक है, जिसमें आपको 30 मिनट दिए जाते हैं। ये ऑनलाइन मोड पे होगा, आपको टाइप करना होगा, कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे 15-10 दिन तो आपकी टाइपिंग स्पीड भी बन जाएगी। और इतना ज़्यादा भी टाइप नहीं करवाते कि आपकी टाइपिंग स्पीड बहुत ही ज़्यादा होनी चाहिए, आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए।
इसके लिए तैयारी करने के लिए आप लोग करंट जो टॉपिक्स वगैरह हैं इनसे थोड़ा कनेक्ट रहिए, रेगुलर टॉपिक्स के ऊपर थोड़ा लिखना स्टार्ट कीजिए, थोड़ा इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कीजिए, तो आपको थोड़ी थोड़ी एक स्ट्रेटेजी बनती जाएगी डेस्क्रिप्टिव को कैसे हैंडल करना है। लेटर राइटिंग 150 वर्ड्स में आता है, जैसे कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ऐसे राइटिंग 150 वर्ड्स में, तो ये 2 आप लोगों से पूछे जाते हैं, तो ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको 3 क्वेश्चन लेटर राइटिंग के और 2 क्वेश्चन यहाँ पे आपको ऐसे राइटिंग के दिखाए हुए हैं। एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहूँगा कि एक न्यूज़पेपर एडिटर को यहाँ पे, ये सेकंड वाला जो क्वेश्चन है, न्यूज़पेपर एडिटर को आपको यहाँ पे एक लेटर लिखना आता है, वो लगभग सारी एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो ये एक लेटर अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये एक लेटर डेफिनेटली हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसा कोई एग्जाम बैंक का अभी तक नहीं हुआ होगा जहाँ पे न्यूज़पेपर एडिटर को क्वेश्चन ना पूछा गया। एसबीआई हर बार पूछता है, बैंक ऑफ बड़ौदा पूछता है, बाकी जो भी एग्जाम बैंक ऑफ महाराष्ट्र वगैरह जहाँ पे भी डेस्क्रिप्टिव होता है वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। डेस्क्रिप्टिव का मैंने पहले ही बता चुका हूँ, डिटेल्ड एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने आपको लेटर राइटिंग सिखा भी दी है, तो वो आप लोग जरूर से देख लीजिएगा यूट्यूब पे। जनरल अवेयरनेस के अंदर ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं है, वही टॉपिक्स वही सारी चीज़ें आप लोगों से पूछी जाएगी, ठीक है। तो ये आप लोग टॉपिक्स देख सकते हैं। लेकिन जनरल अवेयरनेस की एक इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन आते हैं, 40 मार्क्स के आते हैं। तो यहाँ पे आप लोग जितना ज़्यादा पढ़ोगे, जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे, उतने ज़्यादा स्कोर हो सकते हैं और विद इन टाइम लिमिट हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके 35 मिनट मिलेंगे, आप लोग ईजिली 40 क्वेश्चन कर सकते हैं, आपके पास टाइम बच ही जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपके पास टाइम नहीं बचेगा, ठीक है। तो आप लोग एक पैटर्न बना सकते हैं कि एक तो स्टूडेंट को क्या होता है कि पता ही नहीं होता है कि आप लोगों को पढ़ना क्या एक्चुअली जीके में। तो ये जो सामने आप लोगों को टॉपिक दिख रहे हैं 16 टॉपिक्स, ठीक है, ये आप लोगों को अच्छे से तैयार करने पहले इन पे फोकस करना है। जैसे बैंकिंग की न्यूज़ हो गई, कुछ बैंक ने कोई ऐप रिलीज़ किया है या फिर कोई रेट के बारे में पूछा है, CRR, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट, इनमें से एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है, कौन सी रेट क्या है, CRR क्या है, रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट, एक क्वेश्चन पूछता है। तो आपको पता होगा कि अगर यार एक क्वेश्चन तो मेरा यहाँ से हो जाएगा अगर मैं पढ़ूंगा तो, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों के ऊपर बाकी हम कैप्सूल रिलीज करेंगे जीके का, जब जीके आएगा, ठीक है। बैंक रिलेटेड करंट अफेयर्स में इसका मतलब है कि जैसे किसी बैंक ने कोई ऐप रिलीज़ की है या कोई नई सर्विस रिलीज़ की है तो उसके बारे में पूछता है। न्यू अपॉइंटमेंट्स के बारे में पूछ रहा है, चाहे वो नेशनल हो या इंटरनेशनल हो। नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं जैसे समिट्स होते हैं, ठीक है, तो उनके बारे में पूछता है। जैसे कि कोई इकोनॉमी के ऊपर कोई इवेंट हुआ, इंटरनेशनल इवेंट हुआ जिसमें 15-20 देश भाग ले रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन पूछे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर समिट्स वगैरह देखे जाएं, ठीक है, आजकल इन्वायरमेंट के ऊपर काफ़ी समिट्स हो रहे हैं। जैसे WHO ने कोई समिट बुलाया है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक कोई समिट कर रहा है जहाँ पे बहुत सारे बैंक्स मतलब पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, अलग अलग देशों के फाइनेंस मिनिस्टर आ रहे हैं। तो ऐसे इवेंट्स के बारे में आपको नज़र रखनी है और उनके ऊपर अच्छे से फोकस करना है। इकोनॉमी और बिजनेस न्यूज़, बिजनेस न्यूज़ में क्या होता है कि जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, किसी कंपनी ने किसी को खरीद लिया, एक्वायर कर लिया, जैसे Myntra को फ्लिपकार्ट ने पिछले दिनों में एक्वायर किया था, ऐसी न्यूज़ यहाँ पे एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। स्पोर्ट्स के अंदर आप लोगों को जो मेन फोकस करना होता है कि कौन कौन से कब चल रहे हैं और वहाँ पे कौन कौन विनर रहा है और वो कब कहाँ पे हुआ है, बस यही फोकस करना होता है। अवार्ड्स एंड ऑनर्स के अंदर आप लोगों को मेनली जो फोकस करना होता है, एक तो नेशनल अवार्ड वगैरह अगर कोई हैं इन दिनों में करंट में चल रहे हैं तो उसके बारे में फोकस करना होता है। और बाकी जो फेमस अवार्ड्स होते हैं जैसे कुछ मूवीज़ वगैरह के अवार्ड के बारे में कई बार पूछा जाता है, जैसे कि आईफा वगैरह से भी कौन सी मूवी फेवरेट थी, कौन सा एक्टर फेवरेट था, तो ऐसे क्वेश्चंस भी यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड बैंक, यानी कि इंटरनेशनल WHO का ऑफिस कहाँ है, वर्ल्ड बैंक का ऑफिस कहाँ है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हेडक्वार्टर्स वहाँ पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के पूछे जाते हैं। बैंक्स के हेडक्वार्टर्स भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है। डेज के ऊपर एक क्वेश्चन आता है, डेज के ऊपर क्वेश्चन के बारे में मैं बताता हूँ। अच्छा, पूरे जीके के बारे में बताता हूँ। 3 मंथ जब आपका SBI PO की मेंस की जो डेट है उससे पहले के 3 महीने का आप लोग जीके तैयार कर लीजिएगा, सफिशिएंट होता है मैक्सिमम स्कोर करने के लिए। वो एक बार आप लोग परफेक्ट तरीके से तैयार कर लेते हैं, उसके बाद में आपको पीछे की ओर देखना है, इससे पहले नहीं देखना है। बाकी हम लोग जीके के लिए आपको और भी गाइड करेंगे। उसके बाद में अगर देखें तो वही ये कंट्री करेंसी हो गया, CM हो गए, नए नए जो भी स्टेट्स में बने हैं, गवर्नर कहाँ चेंज हुआ है, ठीक है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। बुक्स एंड ऑथर में क्या है कि हज़ारों बुक छपती हैं हर महीने, कुछ भी नहीं है, लेकिन कौन सी बुक्स पे आपको फोकस करना है। जैसे 100 बुक्स एंड ऑथर आ गए तो 100 बुक्स कहाँ से याद करोगे आप लोगों को, तो 15 या 20 जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं पे फोकस करना है। कैसे पता लगेगा वो 15 या 20 बुक्स और ऑथर कौन कौन से, या तो कोई फेमस पर्सनैलिटी हो या फिर उस बुक लॉन्च के ऊपर कोई फेमस पर्सनैलिटी हो, वहाँ पे गए हों लॉन्च करने के लिए। तो ऐसे बुक्स जो कि न्यूज़ में रही हों उनको आप लोगों को देखना है।
गवर्नमेंट स्कीम्स जो आती रहती है उनके ऊपर 2 क्वेश्चन पूछता है। ये समिट्स और इनके बारे में मैंने बता ही दिया है। जीडीपी प्रेडिक्शन क्या होता है कि जीडीपी और रैंकिंग प्रेडिक्शन, जैसे कि फोर्ब्स मैगजीन है, उसने किसी भी चीज़ के अंदर रैंकिंग दी है, इंडिया की रैंक क्या है, टॉप कंट्री कौन सी है, 2 चीज़ आप लोगों को देखनी है। जीडीपी प्रेडिक्शन, वर्ल्ड बैंक ने जीडीपी प्रेडिक्शन क्या क्या है, इंडिया की फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जीडीपी प्रेडिक्शन क्या क्या है, आरबीआई ने जीडीपी प्रेडिक्शन क्या क्या है, ये अलग अलग चीज़ें आप लोगों को देखनी होती है। इसमें रैंक, इंडिया की रैंक क्या है, इंडिया की जीडीपी क्या है, और टॉप रैंक पे कौन है, कोई भी चीज़ की रैंक हो सकती है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड डिफेंस, इसके अंदर देखो नासा की न्यूज़, इसरो की न्यूज़, 2 इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। बाकी थर्ड, अगर डिफेंस में अपनी आर्मी ने कोई नया इक्विपमेंट लिया है, कोई नई टेक्नोलॉजी डेवलप की है, इसरो ने कोई नया सैटेलाइट लॉन्च किया है, किस लिए किया है, नासा ने कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट किया है जो पहले नहीं हुआ है, ऐसी न्यूज़ के ऊपर आप लोगों को ध्यान देना है। जीके को एक वेपन की तरह यूज लेना है, क्योंकि जीके बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सिलेक्शन में। अगर आपका जीके वीक है तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, और जीके स्ट्रॉन्ग है तो बाकी 1-2 अगर सब्जेक्ट आपके वीक भी हैं तो ये कवर कर जाता है सारे के सारे मार्क्स वहाँ पे। अब बात करते हैं कंप्यूटर सिलेबस की। कंप्यूटर इस बार है नहीं, और कंप्यूटर पूछा भी नहीं जाएगा। 99% चांसेस है कंप्यूटर पूछा भी नहीं जाएगा। अगर पूछा भी जाएगा तो जो रीजनिंग वाला सेक्शन उसमें 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ये नीचे वाला तो छोड़ ही दीजिए, ठीक है। ये 5 टॉपिक आप लोग एज ए सेफ्टी पर्पज़ की कहीं 5-6 क्वेश्चन पूछ लिया तो हम लोग क्या करेंगे, तो ये टॉपिक्स आप लोग तैयार कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन देख लीजिएगा, बस इससे ज़्यादा नहीं करना है। बाकी रीजनिंग के साथ कंप्यूटर को मिला दिया गया है, तो वहाँ पे इन क्वेश्चन के पूछने की बहुत कम संभावना है। अभी तक एसबीआई ने नहीं पूछे, तो शायद आईबीपीएस भी नहीं पूछेगा। फिर भी लेकिन सिलेबस बताना मेरा काम था, इसलिए मैं आप लोगों को सिलेबस बता रहा हूँ। कैसे आप लोगों को प्रिपेयर करना है। पहले तो प्री एग्जाम आ रहा है, तो प्री के लिए प्रिपेयर करिए अच्छे से, उसके साथ साथ थोड़ा सा जीके को भी तैयार करते हुए चलिए। बाकी दोस्तों आपको प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए कि जीके को 15 या 10 दिन में तैयार नहीं कर सकते आप लोग, तो आप लोग पहले दिन से प्री के साथ में जीके को कैसे हैंडल करने वाले हैं, रोज़ न्यूज़ पढ़िए, डायरी बनाइए, उसमें न्यूज़ लिखिए, उसको कैटेगराइज कर दीजिए। मैंने एक जीके का एक अलग से वीडियो बनाया था कि जीके को कैसे तैयार करते हैं, वो भी आप लोग उसको रेफर करके देख सकते हैं। अपने आप को अपडेट रखिए नई नई न्यूज़ के साथ, क्योंकि वैसे ही क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाने हैं। टॉपिक वाइज आपको स्टडी करनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले आप टॉपिक वाइज तैयार कीजिए और उसके बाद में मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कीजिए मेंस के लिए। जैसे कि मैंने पहले आप लोगों को बता दिया कि जीके एज ए वेपन, यानी कि जीके को तो आप इतना स्ट्रॉन्ग बना लीजिए कि 40 मार्क्स में से आपको अबव 30 तो लेके आना ही आना है। बाकी हम लोग आपकी काफ़ी हेल्प करने वाले हैं, कैप्सूल वगैरह बाकी सारी चीज़ें रिलीज़ होंगी जीके के लिए, आरआरबी के लिए भी, पीओ के लिए भी, सभी एग्जाम्स के लिए, ठीक है। लेकिन एक जीके को डेली बेसिस पे पढ़ना एक अलग चीज़ होती है। न्यूज़पेपर से निकालना न्यूज़ को, डेली किसी वेबसाइट से न्यूज़ पढ़ना, ठीक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। क्योंकि मोबाइल में एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, 10 न्यूज़ आएंगे, एक बार रीडिंग मार लीजिए। ऐसे नहीं रटना नहीं है कि ये हो गया, एक बार रीडिंग मार लीजिए बस, दोबारा 5-6 दिन बाद दोबारा से उसको रिवाइज कर लीजिए, तो वो आपके एक दिमाग में सेट हो जाएगा मामला। फिर आप लोग उसको भूलेंगे नहीं, और एग्जाम में जब आप क्वेश्चन देखेंगे, वैसे आपको लगेगा यार सब मैं भूल गया, लेकिन जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो तुरंत आपको वो चीज़ें पढ़ी हुई याद आ जाएंगी। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेबस बहुत ज़्यादा है, इस बार सिलेबस थोड़ा बढ़ भी गया एक तरीके से, आप लोग मान लीजिए डीआई बहुत ज़्यादा बड़े लेवल के ऊपर आने वाला है, ठीक है। तो उसके लिए आप लोगों को एक स्ट्रेटेजी ये बनानी पड़ेगी कि प्री भी है मेरा, जीके भी है साथ में, और बाकी टॉपिक्स भी नए जुड़े हैं इसके अंदर, तो उनको मैं कैसे टैकल करूँ। मॉक टेस्ट के साथ ट्रायल कीजिए। मॉक टेस्ट में आपको नए नए टाइप के क्वेश्चन, हर टाइप के क्वेश्चन मिलते रहेंगे। मॉक टेस्ट के साथ आप लोग ट्रायल कीजिए, ठीक है। और ये देखिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, और आप लोग कौन से टॉपिक पे ज़्यादा स्कोर कर पा रहे हैं, तो उनको और भी स्ट्रॉन्ग बनाइए। रिवीजन टाइम टू टाइम होना बहुत ज़रूरी है। रिवीजन का एक शेड्यूल बना लीजिए कि पहले दिन मैंने जो चीज़ पढ़ी है उसको 3 दिन बाद फिर रिवाइज करना है, फिर 7 दिन बाद रिवाइज करना है, फिर 15 दिन बाद रिवाइज करना है, फिर 30 दिन बाद रिवाइज करना है, फिर हर 30 दिन बाद में उसको रिवाइज करते हुए चलना है, जिससे आप रट्टा मत मारिए बार बार में उसको, ये मत कीजिए कि ये हो गया ये हो गया, ये ऐसे रट्टा मत मारिए। आप लोग उसको एक बार रीडिंग कर लीजिए, फिर 3 दिन बाद फिर रीडिंग मार लीजिए, 5 मिनट लगेंगे आपको, फिर 7 दिन बाद फिर से उन्हीं जीके को रीडिंग मार लीजिए, फिर 15 दिन बाद रीडिंग मार लीजिए, ठीक है। तो ये रीडिंग प्रोसेस एक फास्ट रीडिंग करिए आप लोग, उससे आप लोग को 5-6 बार पढ़ लेंगे तो वैसे ही याद हो जाएगा, रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। परफॉर्म लाइक ए हीरो ये सोचने की जरूरत नहीं है, पैटर्न चेंज हो गया है, मैं तो 2 साल पहले से तैयारी कर रहा था पुराने पैटर्न के हिसाब से, तो क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा है। खुद में कॉन्फिडेंस रखिए, आराम से सब कुछ हो जाएगा। एक लास्ट एंड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रॉपर डाइट एंड टेंशन फ्री लाइफ, ठीक है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आपकी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा, अगर आप प्रॉपर डाइट नहीं लेंगे, सारे दिन पढ़ रहे हैं, खाने पीने पे ध्यान ही नहीं है, अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान ही नहीं है, उससे क्या होगा, आपकी हेल्थ आपको तैयारी करने में एक बाधा बन सकती है, आपको कोई डिजीज़ हो जाए या कुछ भी, मतलब अगर आप हेल्थ के लिए आपको बहुत ही अच्छे से रहना है, क्योंकि हेल्थ में अगर दिक्कत आ गई तो फिर आप लोग तैयारी नहीं कर पाएंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसलिए मैं ये पॉइंट हर बार डाल देता हूँ यहाँ पे।
की पॉइंट्स मेन इंपॉर्टेंट यही है कि आप लोग मॉक टेस्ट दीजिए, अलग से इसलिए डाला है कि एक्चुअल एग्जाम की तरह दीजिए, और ऐसे नहीं कि रोज का एक टेस्ट देना है बस मेरे को देना ही है टेस्ट, ऐसा कुछ भी नहीं करने की जरूरत नहीं। रियल एग्जाम की तरह लीजिए, मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश कीजिए, और एग्जाम देने के बाद में उसको एनालिसिस कीजिए 1 या 2 घंटे तक कि मैंने कहाँ पे गलती की, कहाँ मेरे में सुधार की आवश्यकता है, कहाँ पे मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ जिससे कि मेरे मार्क्स बढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले दिनों में कैप्सूल वगैरह बहुत सारी चीज़ें जीके के लिए अपलोड होने वाली है, तो उनके लिए आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हमारी कोचिंग के लिए हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं आप लोग, और टेस्ट सीरीज के लिए ओली बोर्ड की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।